प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से। मरियम बीबी आज कह रही थी नवाज शरीफ के साथ मुल्क की तरक्की खुशहाली भी वापस आ रही है और उनका मकसद निज़ाम की इसलाह और आवाम की फलाह है। माजी में उन्होंने कहा कि हमेशा मुल्क ने जब जब तरक्की की तो आप अगर तारीख़ उठा के देखें तो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में तरक्की हुई। 2016 में भी मुल्क चल रहा था, बेहतरीन चल रहा था और उस वक्त सज़ा दिलवा कर डी ट्रैक किया गया और उसके बाद जो दिवालिया हुआ इस मुल्क का वो ज़िम्मेदार हैं ये लोग जिन्होंने ये सहूलतकारी फरहम की और नालायक लोगों के हवाले इक़्तिदार किया। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब यासीन आज़ाद साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम नून के। या सब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। किस तरह देखते हैं, एक तो इस वक्त मोमेंटम बन रहा है सियासी तौर पे, मुस्लिम लीग नून चूँकि बैक टू बैक अपने तंजीमी जलसे भी कर रही है, मीटिंग्स भी हो रही हैं और तैयारियां हो रही हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से। वतन वापसी 21 अक्टूबर को होगी, चूँकि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद 21 अक्टूबर को मियां साहब वतन वापस नहीं आएंगे। मियां साहब को आप बड़े करीब से जानते भी हैं, आपकी मुलाकातें भी रही हैं, पिछले दिनों जब आप लंदन गए थे वहाँ पर भी आप मिले। क्या लगता है, ये एक तासुर बनाया जा रहा है कि वोट को इज्जत दो का जो एक स्लोगन था उससे भी मियां साहब पीछे हट रहे हैं, कंप्रोमाइज्ड मियां साहब वापस आ रहे हैं। वो मियां साहब जो जिस तरह हमने उनको देखा था कि वो 2016 में उनकी वापसी हुई और 18 के इलेक्शंस जितना भी आरटीएस सिस्टम बैठा उसके बावजूद भी वोट उनको पड़े पंजाब में। यही वजह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब के बजाय फिर कराची की सीट्स दी गई। किस तरह देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को? देखें सर, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ का साबका दौरे हुकूमत जो उनको तकरीबन 3 दफ़ा मौका मिला, अगर उसका आप मुवाजना करेंगे और देखेंगे कि उनके दौर में पाकिस्तान में कितनी तरक्की हुई और माशी एतबार से 2018 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान कहाँ खड़ा था, माशी एतबार से कहाँ खड़ा था, डॉलर की क्या पोजीशन थी, माशी सूरत हाल क्या थी, महंगाई थी या नहीं थी, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के सामने हैं। ठीक है। पर जहाँ तक जिस मियां नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ, मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि 12 अक्टूबर 99 को अगर जनरल परवेज मुशर्रफ ताकत के बलबूते पे मियां साहब की हुकूमत को ख़त्म नहीं करता तो वो मोटरवे जो इस्लामाबाद से लाहौर तक बनी थी उसने 99 है ही जो है ना लाहौर से कराची तक बनना था। बहरहाल चलते चलते जब भी कोई जमहूरी सिस्टम चलता है, बड़े लोग अगर ताकत के बलबूते पे आके सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं जी, तो वो सिस्टम जो सिस्टमेटिकली चल रहा होता है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। आपने 2018 के इलेक्शन में जिस तरह अपनी बातचीत के दौरान खुद कहा, आपको याद होगा कि 2018 का इलेक्शन अगर उस वक्त के ताकतवर लोग इमरान खान को लाने की कोशिश नहीं करते, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते, तो तब नवाज शरीफ नहीं हुकूमत बनानी थी, किसी और ने नहीं बनानी थी। लेकिन 2018 के इलेक्शन में जो सूरत हाल पैदा हुई, वक्त से पहले आपने फाज ग्राउंड पे उनको लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सेनेट के जिन लोगों को पार्टी टिकट उन्होंने दिया, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, वो पार्टी के बिना पर इलेक्शन सेनेट का नहीं लड़ेंगे। वो सूरत हाल आपके सामने है। इसमें यासीन साहब आपकी बात कतई कलामी माफ, चूँकि जब मियां साहब वतन वापस आए, आपको भी याद होगा मरियम बीबी ने फोर्स किया था उनको कि आप आए वतन वापस आए, गिरफ्तारी हुई, मरियम बीबी भी गिरफ्तार हुई, मियां नवाज शरीफ साहब भी वतन गिरफ्तार हुए। लेकिन और उसके बावजूद जो आप टेम्परिंग की बात कर रहे हैं ये सब कुछ हुआ, उसके बावजूद उनकी जो वतन वापसी थी उसने सियासी तौर पे बहुत फ़ायदा दिया मुस्लिम लीग नून को। यही वजह थी कि 2018 के इलेक्शंस में वोट तो पड़ा मुस्लिम लीग नून को। यही वजह थी ना कि पंजाब या ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो प्लान ए था वो कामयाब नहीं हुआ, फिर प्लान बी को एक्टिव करना पड़ा। आप अब क्या देखते हैं, अगर 21 अक्टूबर को वतन वापसी मियां साहब की इसी तरह होती है, वो गिरफ्तारी देते हैं, जो कि एक सियासी लीडर के तौर पे अगर वो गिरफ्तार हो भी जाते हैं तो अगेन फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को ही होगा और मरियम बीबी भी ये चाह रही हैं कि ये होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत करीब हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, वो अभी भी ये चाह रहे हैं कि मियां साहब वतन वापस ना आए। आप इस सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं?
पर्सनली। लेकिन सर पहली दफा जब वो पाकिस्तान वापस आए थे तो आपको पता कि एयरपोर्ट से ही ये उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी थी जी जी और आपको गिरफ्तार करके ले गए। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि मियाँ साहब 4 साल जाके बाहर रहे हैं, तो अगर मियाँ साहब 4 साल बाहर रहे तो उस वक्त की हुकूमत ये बात खुद मानती है कि मियाँ साहब की जो मेडिकल पोजीशन थी हमने खुद उनको बाहर जाने की इजाज़त दी, और जो बोर्ड बना उस बोर्ड में शौकत खानम अस्पताल का सबसे बड़ा जी जी डॉक्टर जो है उसका बोर्ड का मेंबर बना। अगर वो बीमार नहीं होते तो शौकत खानम का जो अस्पताल का डॉक्टर था उसने मियाँ साहब के हक में क्यों रिपोर्ट दी कि वो वाकई बीमार नहीं, उनको भेजने ठीक की है। जरूरत नहीं। एक बात तो ये है। अब दूसरी जो सूरत हाल है जिस बात की निशानदेही आप कर रहे हैं, ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तान इंतहाई क्राइसिस में है। माशी एतबार से हम तबाही और बर्बादी के दाने पे खड़े हैं, इससे भी कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि कुछ दिनों से डॉलर की कीमत नीचे आ रही है, मैं कहता हूँ अल्लाह करे मजीद नीचे आए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपने देखा होगा कि बीच में जब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन छोड़ के दुबई आए, दुबई में ठहरे, दुबई से फिर वो सऊदी अरब गए, सऊदी अरब में गए या दुबई में गए, उनको हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल दोनों मुल्कों में दिया गया। जी अब क्यों दिया गया ये तो उन ममालिक से पूछ सकते हैं जिन्होंने उनको हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल दिया। मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब का जो वसी तजर्बा है 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म बनने का, और वसी तजर्बे की रोशनी में क्योंकि वो एक कारोबारी भी आदमी हैं, तो उनको ये पता है कि इस मुल्क में जब तक माशी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी उस वक्त ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और मैं आज भी ये कहता हूँ कि जो इलेक्शन है वो फौरी तौर पे हो जाने चाहिए, हर हाल हो जाने में चाहिए, ताकि पाकिस्तान के 22-23 करोड़ अवाम जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट देते हैं वो आए, और वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद अगर पाकिस्तान के लोग किसी लीडर पे एतमाद करते हैं तो उस लीडर को आगे आकर इस मुल्क के हालात को बेहतर बनाने ठीक में है। अपना यासर साहब रोल आप प्ले बिल्कुल करना दुरुस्त कह चाहिए। रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन एक जो आज मौलाना फजल रहमान साहब भी जो आपके इत्तेहादी थे और पीडीएम के चेयरमैन भी थे, वो ये कह रहे हैं, आज जलसे में खिताब कर रहे थे कि इलेक्शंस जो हैं वो जनवरी के एंड पे नहीं होने चाहिए। रीज़न वो ये बता रहे हैं कि चूँकि उनका जो अपना वोटर है और ख़ास तौर पे शुमाली इलाका जात पर पंजाब हो गया, और ये ख़ास तौर पे केपी के इलाके हो गए, बर्फ़बारी भी हो रही होती है, मौसम बड़ा सख्त होता है, तो वो सजेशन दे रहे हैं कि ये टेक्निकली गलत हो रहा है, इलेक्शंस को डिले होना चाहिए। दूसरी तरफ इलेक्शंस वैसे ही बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं। तो आप नहीं समझते अगर इलेक्शन डिले होते हैं, जनवरी से लेट होते हैं, तो आपको 11 मार्च को तो आपका आधा सेनेट खाली हो जाएगा, वो एक नया आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। तो ये जो मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं, तो इससे तो एक नया बहरान जन्म लेगा अगर इलेक्शन डिले हो जाते हैं किसी भी वजह से। देखिए मौलाना साहब के ने वोटर की जो तकालीफ हैं मौसम की वजह से उसकी निशानदेही की है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मौलाना साहब की बात को तस्लीम कर लिया जाए। इसके लिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी बेहतर अंदाज में बैठ के काम कर सकती हैं। सर इस चीज़ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सेकंड कर रही है, वो कह रही है अर्ली कराएं, जल्दी कराएं, जनवरी में ना कराएं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे नज़दीक जनवरी के एंड पे इलेक्शन हो जाने चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया। ठीक है। और हमारी कौम इतनी बहादुर है कि बर्फ के दौरान भी जाके वोट दे सकती है, और मौसम की वजह से ये नहीं हो सकता कि वोटर वोट डालने के लिए ना आए। मौलाना साहब की अपनी अप्रीहेंशन है पॉलिटिकली, वो ज़्यादा बेहतर तौर पर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो ये जुमला क्यों बोलते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि फिर 90 डेज की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, लेकिन वो किसी वजह से अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दिया गया है उसके मुताबिक जनवरी के एंड पे ये इलेक्शन हो जाने चाहिए। और आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि जनवरी के एंड के या फरवरी के पहले हफ्ते में ये इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन हल नहीं है। बिल्कुल आपने कहा था सर, मैं अग्री करता हूँ आपकी इस बात से। लेकिन ये जो एक डिबेट चल पड़ी है, इसके ऊपर पाकिस्तान पार्टी भी बात कर रही है टेक्निकल बुनियादों पे। आज खुद रज़ा रब्बानी साहब भी कह रहे थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन सियासी जमातों के बस की बात ही नहीं है। खुदा ना खास्ता हम तो चाह रहे हैं कि 120 या 170 दिन बढ़ रहे हैं जनवरी के एंड तक, 170 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस हो जाएं ताकि एक नई हुकूमत आए, नया मैंडेट आए।
अगर डिले होते हैं तो चूंकि 11 मार्च को सेनेट भी खाली हो जाएगा, तो इससे जो आइनी बहरान, एक नया आइनी बहरान जन्म लेगा, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? आपका जो पॉलिटिकल थिंक टैंक है, तमाम सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ, वो इस बारे में क्या सोच रहा है? कोई हिकमत अमली बनाई जा रही है ताकि मिल बैठकर कोई इस तरह की राह निकाली जाए ताकि इलेक्शंस भी हो जाएं, आपका सेनेट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो भी पूरा हो जाए और मामला आगे बढ़े, कोई नया आइनी बहरान जन्म ना ले? जैसे सर, मुस्लिम लीग नून का भी मुतालबा ये है कि ये इलेक्शन हो जाने चाहिए, और इसी तरह से पीपी भी यही बात कर रही है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी ये कर रहे हैं। पहली दफा कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वोटर की जो तकालीफ है मौसम सरमा की वजह से, उन्होंने उसकी निशानदेही की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जवाब नहीं है इलेक्शन को पोस्टपोन करने का। मेरे नज़दीक ये इलेक्शन हर हालत में हो जाना चाहिए, और वैसे भी हम लेट हैं और लोग हमारा मजाक को उड़ा रहे हैं कि जो हमारा आइन कहता है हम उसके मुताबिक नहीं चलते। लेकिन चूँकि सूरत मरदमशुमारी का मामला था, हल्का बंदियां भी इलेक्शन कमीशन बड़ी तेजी से काम कर रहा है। यासीन रज़ा साहब, ये एक घर का छोटा सा फंक्शन होता है कि शादी ब्याह की कोई तकरीब होती है, तो हम 10 चीज़ें चेक कर रहे होते हैं कि डेट क्या आ रही है, मजहबी तौर पे कोई त्यौहार तो नहीं उस दिन आ रहा, हम इस्लामी तारीख भी देखते हैं, हम अंग्रेज़ी तारीख भी देखते हैं, ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। तो क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया उस वक्त और इलेक्शन कमीशन को भी पता था, फिर ये सियासी जमातें जो आज एतराज़ात कर रही हैं इनको भी पता था, तो ये उस दिन भी तो ये बात हो सकती थी, फिर जो फोरम के ऊपर तमाम लोग बैठे हुए थे उस वक्त भी ये हो चुकी की जा सकती थी। तो क्या वजह है कि जब बिल्कुल टाइम करीब आ जाता है तो तब ये सारे बयानात आना शुरू हो जाते हैं? सर, ये तो पॉलिटिकल सियासी जमातें बेहतर अंदाज तौर पर बता सकते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज के वो लोग जो MNA या MP इलेक्ट होकर जाते हैं वो 1973 के आइन के मुताबिक जाते हैं, और जो हमारे आइन के मुताबिक इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं, और फिर जाके जब पार्लियामेंट के मेंबर हो जाते हैं तो वो एक ओथ लेते हैं आइन से वफादारी का। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को अमल करना चाहिए, पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं उनको भी करना चाहिए। मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हमारे नए हैं उनकी एक बात को ये अप्रिशिएट करता हूँ कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को हमें नहीं छेड़ना चाहिए। ये उनका चंद दिन पहले स्टेटमेंट आया। मैं ये कहता हूँ कि पार्लियामेंट को का इदारे को सबसे ज्यादा मजबूत इदारे के तौर पर सामना आना चाहिए। पाकिस्तान की 22 से 24 करोड़ अवाम सब लोगों को वोट दे के अलग करके भेजते हैं। अवाम की ताकत उनके साथ है, उनको बोल्डली अपने काम करने चाहिए। और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है सर, उसके लिए मैं पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें बाशमूल अपनी जमात के इस बात की अपील करता हूँ कि आप बाकी प्रॉब्लम की तो बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम जिन मसाइल से दो चार हैं कि उनको अपनी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा है, हमें उनके मसाइल की तरफ तवज्जो देना चाहिए। हमें ये नारा लगाना चाहिए कि उन लोगों के मसाइल को कैसे हल किया जाए, उन लोगों को मसाइल से कैसे निकाला जाए, और इस मुल्क की माशी सूरत को कैसे बेहतर बनाया जाए। जब तक हम ये नहीं करेंगे मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। और मैं पॉलिटिकल पार्टी के एफिलेशन से हटकर भी वैसे पाकिस्तान की शहरी के पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम से ये अपील करता हूँ कि वो इंतखाब करते वक्त अपने ऐसे नुमाइंदों को चुने जो पार्लियामेंट के अंदर जाके बेहतर रोल प्ले कर सकें, उनके मसाइल को हल करने का जज्बा रखते हों, और वोट को देते वक्त ये सोचें कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो उनके लिए बेहतर अंदाज में पार्लियामेंट के अंदर जाके काम कर सकता है। ये पाकिस्तान के अवाम जो वोट देते हैं, तकरीबन 12-13 करोड़ हमारा वोटर है, उनको फैसला करते वक्त बहुत सारी चीजें सोचनी चाहिए। कानून और आइन की पासदारी करना मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, और बड़े बड़े लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस पर अमल करें। बहुत शुक्रिया जनाब यासीन रज़ा साहब। आप बता रहे थे कि एक वोटर को किन बातों का ख्याल रखना होगा, बड़ा अच्छा पैगाम था आपका, और सियासी जो जमातें हैं उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। इसमें कोई शक नहीं नाज़रीन, ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है। बाद में हम गिले शिकवे करते हुए नज़र आते हैं अपनी क़यादत से, और ये आपके पास वोट की जो पर्ची होती है यही बेहतरीन वक्त होता है आपके पास कि आप सही क़यादत चुनें ताकि आपके मुस्तकबिल का सही फ़ैसला भी हो सके। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।